हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल पर। आज तारीख है 28 नवंबर 2025 और आज का डिटेल न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो होगा। ये 28 नवंबर हो गया है, अब तो 2 दिन नवंबर में बचे हुए हैं और 31 दिन आपके अगले मंथ में बचे हुए हैं। 1 दिसंबर से 71, 72 के लिए डिटेल आंसर राइटिंग शुरू हो रहा है। जिन्हें भी जुड़ना हो ज़रूर जुड़िएगा। अगर आपको वाकई सिस्टमैटिक तरीके से तैयारी करना हो तो जुड़ सकते हैं। आज का हेडलाइन देखिए क्या है। हेडलाइन है कि 14 महीनों के बाद सेंसेक्स में थोड़ी सी उछाल देखी गई, लेकिन रुपया अपने न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया है। 90 ऑलमोस्ट टच कर गया है ये रुपया जो है, और रुपया बहुत तेज़ी से गिरता ही जा रहा है। हमारा आज का ये टॉपिक बिल्कुल भी नहीं होगा। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे उनमें से पहला टॉपिक देखिए क्या है। पहला टॉपिक है ऑटोनोमस एआई क्या होता है, क्योंकि इसके कारण से बहुत सारे जगहों पर चर्चा हो रही है कि आने वाली जो अर्थव्यवस्थाएं होंगी बिल्कुल ही अलग होंगी। एक चीज़ और है, एक टर्मिनोलॉजी और है जिसको कहा जा रहा है एआई बबल। एआई बबल, बुलबुला बबल, एआई बबल जो है वो फूटने वाला है और इसके कारण से इकॉनमी में बहुत बड़े स्तर के परिवर्तन देखे जाएंगे। एआई से जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से बदल देगा, खासतौर से एआई की कंपनियां जो हैं जिनमें ढेर सारा पैसा लगा हुआ है, मतलब इतना सारा पैसा कि एआई बेस्ड कंपनियां दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां बन गई हैं। कई सारे एआई के लिए जो चिप बनाया जा रहा है नावीडिया, वो कंपनी इतनी विशाल हो गई है कि एक कंपनी का प्रभुत्व सारे कंपनी पर स्थापित हो रहा है। तो अब जो एक्सपर्ट है वो मान रहे हैं कि एआई बबल फूट जाएगा। क्यों फूट जाएगा भाई? ओवर वैल्यूड क्या मतलब होता है एआई बबल का, या किसी भी चीज़ को लेकर के बबल हो सकता है। जैसे इंटरनेट जब आया था, इंटरनेट जब फैलना शुरू हुआ था तो 2000 के दशक की शुरुआत में, 90s के दशक के अंत में और 2000 के दशक की शुरुआत में ये कहा जा रहा था कि इंटरनेट का बबल जो है वो फूट जाएगा, और फूटा भी था। उसी प्रकार से एआई का बबल है। ओवर वैल्यूड है कंपनियाँ, चैट जीपीटी हो या तमाम तरह की जो बहुत सारी कंपनियाँ हैं, इनका जो वास्तविक वैल्यू है, जो इनका वास्तविक परफॉर्मेंस है, जो वास्तविक तौर पर फ़ायदा कमाने की शक्ति है इनकी, उससे ज़्यादा इनके शेयर के प्राइसेज हैं, स्टॉक के प्राइसेज हैं। इसलिए कई सारे जो बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं वो बोल रहे हैं कि एआई बबल फूटेगा और इनके स्टॉक्स धड़ाम से गिर जाएंगे। एआई बबल क्या होता है और अच्छे से मैं समझा देता हूँ, फिर ऑटोनोमस एआई पर चलेंगे। जैसे कोई बच्चा है जो बीपीएससी की तैयारी कर रहा है, समझ जाएंगे झट से कि मैं क्या बताने के प्रयास कर रहा हूँ। पूरे साल उसने प्रीलिम एग्ज़ाम की तैयारी की और उसका पीटी जो है वह पास हो गया। अब उसको लग रहा है, सभी को लगेगा कि भाई ये तो बेहतर कैंडिडेट साबित होंगे, लेकिन जब उन्होंने मेंस की तैयारी शुरू की तो उनको पता चला कि वास्तविकता में उनकी जो कैपेबिलिटी है वो उतना है ही नहीं जो बीपीएससी के लिए रिक्वायरमेंट है, क्योंकि उन्होंने इसके लिए पढ़ा ही नहीं था। तो इसको क्या कहा जाता है? ओवर वैल्यूड कैंडिडेट है ये, कि आपने प्रीलिम भले पास कर लिया लेकिन वास्तविक तौर पर आपके जो कैपेसिटी है, आपके पोटेंशियल में कोई खास परिवर्तन नहीं आया कि आप बीपीएससी को फाइट कर सकें। इसी प्रकार से एआई का भी है। एआई में बहुत बड़े स्तर पर निवेश किए गए हैं, बहुत बड़े स्तर के निवेश किए गए हैं, बड़े बड़े डेटा सेंटर बनाए गए हैं, बहुत बड़े बड़े तकनीकी स्तर के सुधार किए जा रहे हैं, चिप महंगे महंगे लगाए जा रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां जो है अलग अलग जगहों पर डेटा सेंटर और क्लाउड में जम के इन्वेस्ट कर रही हैं। लेकिन बेनिफिट की बात करें तो चाहे वो चैट जीपीटी हो या चाहे बड़ी बड़ी कंपनियां हों, वो सब के सब जो हैं वो घाटे में चल रही हैं। जो उन्होंने लगाया, जिस उम्मीद से लगाया था 1 लाख रुपए की कल को यह 5 लाख हो जाएगा, यहाँ तो 1.5 लाख भी होना मुश्किल हो रहा है। तो इस प्रकार की चीज़ों को कहा जाता है ओवर वैल्यूड, जिसको आपने बहुत ज़्यादा अतिशयोक्तिपूर्वक तरीके से देख लिया, और जबकि वास्तविक जो स्थिति थी वो वास्तविक स्थिति कुछ और ही थी, जबकि जो दिख रही थी स्थिति वो कुछ और ही थी। इसी को कहा जाता है ओवर वैल्यूड। तो एआई बबल को तो हम चर्चा करेंगे आने वाले वीडियोज़ में। फिलहाल हम ऑटोनोमस एआई को समझेंगे कि ऑटोनोमस एआई क्या होता है। ऑटोनोमस का मतलब होता है स्वतंत्र, बिल्कुल ही स्वतंत्र, हर प्रकार से इंडिपेंडेंट कह सकते हैं। हालांकि ये सब अलग अलग शब्द हैं, लेकिन समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। ऐसा एआई जो खुद से निर्णय ले, खुद से ही सीखे, खुद से ही खुद के अंदर सुधार करे, रिफॉर्म करे। वर्तमान का जो एआई होता है उसमें रिफॉर्म किया जाता है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल का आपने नाम सुना होगा। इसके तहत में एआई को ट्रेंड किया जाता है। सेमी ऑटोनोमस एआई आप जनरली उपयोग करते हैं। लेकिन जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार है,
उसमें बोला जाता है कि वो ऑटोनमस एआई के सबसे करीब वाला एआई माना जाता है। आपने रोबो मूवी देखा है क्या, जिसमें चिट्टी जो रहता है, रजनीकांत जो है, वो ऑटोनमस एआई का सबसे शानदार उदाहरण आप मान करके चल सकते हैं। ओके, ऑटोनोमस एआई वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रणाली है जो बिना मानव हस्तक्षेप के स्वयं निर्णय लेने, सीखने और कार्य करने की क्षमता रखती है। सबसे बड़ी चीज़ जो है वो है सीखने की क्षमता, ऑटोनोमस तरीके से खुद को ट्रेंड करना। टर्मिनेटर मूवी देखा है आपने? टर्मिनेटर तो देखा होगा। उस मूवी में जो एआई को दिखाया गया है रोबोटिक्स वाला, वो वही है, खुद से खुद को सीख लेता है और खुद को इम्प्रूव कर लेता है। उसी को ऑटोनोमस एआई कहा जाता है। इसको किसी भी प्रॉम्प्ट की या किसी भी प्रकार के ट्रेनिंग की समय समय पर आवश्यकता नहीं होती है। सामान्य एआई में मानव निर्देश आवश्यक होते हैं, जबकि ऑटोनोमस एआई अपने वातावरण को पहचान कर अपना निर्णय खुद लेती है और उस पर कार्य करती है। अब जरा यहाँ पर रुकते हैं। अगर आपको सवाल का अंदाज़ा नहीं होगा तो किस प्रकार से पढ़ेंगे? आपसे सवाल क्या पूछेगा? हाल ही में चर्चा में रहे ऑटोनोमस एआई क्या है, इनके बारे में बताएं। इसका मानवीय और हमारे समाज पर, मानव के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, इस प्रकार सवाल पूछ सकता है। या ये पूछ सकता है कि ऑटोनोमस एआई क्या है, इसके बारे में बताएं, इसके प्रभावों को स्पष्ट करें। ये भी पूछ सकता है आपसे। ऑटोनोमस एआई क्या है, शॉर्ट आंसर में यही पूछ लेगा आपसे, क्या पता। ऑटोनोमस एआई क्या होते हैं, किस प्रकार से कार्य करते हैं, इनके कार्यों के बारे में डिटेल से बताएं, तो ये आपसे पूछ सकता है। तो इस प्रकार के छोटे छोटे सवाल आपको खुद से भी फ्रेम करना चाहिए कि क्या पूछेगा। उदाहरण के लिए सेल्फ ड्राइविंग कार, ऑटोनोमस ड्रोन्स होते हैं, स्मार्ट रोबोट, एआई एजेंट्स होते हैं, ट्रेडिंग बोट्स होते हैं, स्मार्ट असिस्टेंट जो होते हैं, कई सारे ऐसे होते हैं जिनमें सेमी ऑटोनोमस या ऑटोनोमस प्रकार के क्वालिटी पाए जाते हैं। फुली ऑटोनोमस एआई बेस्ड सिस्टम अभी भी नहीं बनाया जा रहा है, क्योंकि उसके खतरों को लेकर के, कंसर्न को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंताएं मौजूद हैं, जिसके कारण से सेमी ऑटोनोमस प्रकार के एआई का ही डेवलपमेंट किया जाता है। जो मशीन खुद सोच समझकर काम करे वही ऑटोनोमस एआई कहलाती है। इसके मुख्य घटक होते हैं धारणा, परसेप्शन पहले बनाना। 5 भागों पर कार्य करती है ऑटोनोमस एआई मुख्य रूप से। यह सेंसर, कैमरा, माइक्रोफोन आदि के माध्यम से वातावरण को समझती है और सेल्फ ड्राइविंग कार कैमरे सेंसर से सड़क को पहचानते हैं, लोगों को देखते हैं कि उसके सड़क के चलने के राह में कोई बच्चा तो नहीं आ गया, कोई आदमी या जानवर तो नहीं आ गया जहां पर वो टकरा सकती है, उसके अगल बगल की जो गाड़ियां चल रही है उससे कितने डिस्टेंस पर है, ये सब कुछ वो तय करती है। उसके बाद वो आगे बढ़ती है। कैमरे और सेंसर से सड़क, लोग, वाहन को पहचानती है। यह परसेप्शन बनाती है, वो सबसे पहले परसेप्शन। फिर क्या है? तर्क क्षमता, दूसरा स्टेप है। यह तय करती है क्या करना है और कैसे करना है। उदाहरण के लिए कार तय करती है कि मोड़ लेना है या ब्रेक लगाना है, कार को तेज चलानी है या धीमा चलाना है। टेस्ला के जो कार आपने देखे होंगे वो इसी का उदाहरण होता है। फिर सीखने की क्षमता है लर्निंग, यह अनुभव से सीखती है। मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग के माध्यम खुद को ट्रेंड करती है। अब यहीं पर जो है ना, यहीं पर जो साइंटिस्ट हैं, जो रिसर्चर्स हैं, वो कंसर्न जाहिर करते हैं कि सीखने की जो उसकी क्षमता है, क्या वो कल को ये भी सीख ले कि हम अपने अंदर की कैपेबिलिटी को मानवों से छुपा करके रखें? क्या अपने अंदर एआई जो है वो किसी दूसरे प्रकार का सिस्टम डेवलप कर सकती है क्या? और अगर ऐसा कर लेगी तो हमारे हाथों में कैसे कंट्रोल आएगा, कैसे हम उसे कंट्रोल कर पाएंगे? कई सारे साइंस फिक्शन मूवी में आपने देखा होगा, उसी प्रकार की चीज़ों की हम लोग बात कर रहे हैं। फिर आता है डिसीजन मेकिंग, निर्णय क्षमता, सही और तेज़ निर्णय लेना। अब गाड़ी चल रही है, गाड़ी के सामने अचानक कोई छोटा सा जानवर आ गया तो कितनी तेज़ी से निर्णय होगा? 0.001 सेकेंड के अंतर्गत निर्णय लेना होता है। अगर आपने कार ड्राइव किया होगा तो आपको पता होगा। फिर होता है निर्णय के अनुसार से कार्य करना। ये 5 भागों में इसको बांटा जाता है। 5 तरीके से इसके कार्य होते हैं। मेन कंपोनेंट्स जो होते हैं वो यही 5 होते हैं। ABCDE मैंने आपको समझाया है। कैसे काम करता है ऑटोनोमस एआई? तो एआई का एक साइकिल होता है। सेंसर से क्या मिलता है उनको? इनपुट, कि किस प्रकार के एनवायरनमेंट में है अभी कार का मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। आजकल घर में साफ़ सफाई के लिए भी रोबो लोग हायर करते हैं, लेते हैं। सेंसर है, फिर डेटा संग्रह, उससे डेटा इकट्ठा किया कि किस प्रकार का माहौल है, फिर उसका विश्लेषण, एनालिसिस किया जाता है। उसके बाद से फिर डिसीजन लिया जाता है। डिसीजन के बाद फिर कार्य को परफॉर्म किया जाता है। फिर उससे आउटकम क्या निकला, लर्निंग क्या रहा उस एआई के लिए, और उस लर्निंग के बेसिस पर अगला रिफॉर्म क्या करना है उसको अपने अंतर्गत, ये पूरा सिस्टम में वो काम करता है। इसे एआई लूप कहा जाता है।
जो लगातार चलता ही रहता है, जो लगातार चलता रहता है। इसको ज़रूर याद रखिएगा, इस प्रकार के सवाल पूछेगा तो वहाँ पर आप ऐसे ही एरो बना करके दिखा सकते हैं, एक साइकिल में दिखा सकते हैं। इस प्रकार की चीज़ें क्रिएटिविटी आपको अधिक मार्क्स दिलाती हैं। ऑटोनमस एआई के प्रकार क्या होते हैं? नैरो ऑटोनमस एआई पहला इसको कहा जाता है। अब इसका हिंदी मत पूछिएगा, नैरो ही लिख करके आ जाइएगा एग्जामिनेशन में, कोई आपके मार्क्स नहीं काटेगा। यह केवल एक ही कार्य विशेषज्ञ होती है, यह केवल एक ही प्रकार के कार्यों में विशेषज्ञता होती है इसको नैरो ऑटोनमस एआई कहा जाता है। जनरल ऑटोनोमस एआई दूसरा होता है, मनुष्य की तरह किसी भी कार्य को करने में सक्षम है, यह अभी भी विकास के चरण में है। जैसे ऑप्टिमस आपने सुना होगा, ऑप्टिमस टेस्ला कंपनी जो है वो कुछ ऐसे रोबोट बना रही है जो दुकानों पर कैश काउंटर पर खड़े हो सकें, पॉपकॉर्न आपको सर्व कर सके, आप अगर मूवी देखने जाएँ तो कार चला सके, इत्यादि इत्यादि, ये सब काम करने के लिए बनाए जा रहे हैं। सुपर ऑटोनोमस एआई ये मानव बुद्धि से भी अधिक उन्नत होती है। अभी यह काल्पनिक अवस्था में है, लेकिन जो अभी कल्पना में है बहुत जल्द वो सत्य प्रतीत होने लग जाता है और इसी पर काम चल रहा है, इसी को लेकर कंसर्न भी है। डिफेंस सेक्टर में और सिक्योरिटी पर्पज़ से इसका उपयोग किया जा सकता है, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन यह भी माना जा रहा है कि ये सही नहीं होगा, हम मानवों के लिए कहीं न कहीं यह गलत होगा। ऑटोनोमस एआई के प्रमुख उपयोग क्या क्या हो सकते हैं? परिवहन क्षेत्र में ड्रोन्स, ट्रेन कंट्रोल, सेल्फ ड्राइविंग कार, क्यों ना इनको कचरा उठाने का काम दिया जाता है, क्यों ना इनको नालों की सफाई का काम दिया जाता है। अगर आपको एआई से काम ही करवाना है तो ऐसे काम करवाइए जहां पर मानवीय गरिमा जो है वह कहीं न कहीं प्रभावित होती है। क्यों ना इनको साफ़ सफाई का काम करवाया जाता है, भाई इंसानों को उससे छुटकारा मिलेगी, इंसान पढ़ लिख सकेंगे और कुछ काम कर सकेंगे, है ना। लेकिन ऐसे काम दिए जाते हैं जो इंसानों के जॉब छीन लेती है। सैन्य क्षेत्र में ऑटोनमस वेपन्स, सर्विलांस ड्रोन, रोबोट्स बनाए जा सकते हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में रोबोटिक सर्जरी, डायग्नोसिस, मेडिकल असिस्टेंस इसके तौर पर यह काम कर सकते हैं। उपयोग के क्षेत्र में स्मार्ट फैक्ट्रीज, रोबोटिक ऑटोमेशन। अब इसी के कारण से अमेजॉन कंपनी जो है यह 10 लाख से ज़्यादा रोबोट का उपयोग करती है। इसके प्रॉफिट दिनों दिन बढ़ते ही जा रहे हैं क्योंकि इसको रोबोट को सैलरी नहीं देना है। कृषि क्षेत्र में स्मार्ट इरिगेशन, क्रॉप मॉनिटरिंग और एआई ड्रोन्स का उपयोग कर सकते हैं हम। इसी प्रकार से वित्त के क्षेत्र में ऑटोनोमस ट्रेडिंग बोट्स यानी कि जो ट्रेड होता है शेयर मार्केट इत्यादि में, उनमें ट्रेडिंग बोट्स भी कई सारे अब उपयोग किए जाएंगे। फ्रॉड डिटेक्शन के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है। तो ये कुछ क्षेत्र में इसके कार्य मैंने आपको समझाए हैं। इसका आप उदाहरण सहित लिखें अगर आपको उदाहरण पता होता है तो, नहीं तो सर्च कर लें एक एक करके उदाहरण और उसके साथ में लिखें अगर मौजूद है तो। वैसे अभी मौजूद हर क्षेत्र में ऑटोनोमस एआई नहीं है, सेमी ऑटोनोमस एआई या फिर नॉर्मल जो जनरल एआई होता है वही मौजूद है, नैरो एआई जिसको कहा जाता है। ऑटोनोमस एआई के डिसएडवांटेज और एडवांटेज क्या क्या हैं? कार्य की गति तेज होती है, सटीकता ज़्यादा बढ़ती है क्योंकि ह्यूमन एरर ज़्यादा होते हैं, वहीं पर मशीन में एरर की गुंजाइश 9 के बराबर में होती है। मानव श्रम में कमी आएगी, 24/7 काम करने की क्षमता होती है इनकी, जोखिम वाले कार्यों उपयोगी होते हैं, निर्णय लेने में तेज़ी होती है। अब कहीं पर आग लग गया तो रोबोट को भेजो आग बुझाने के लिए, कब काम आएगा भाई, है ना। इंसान की जान बच सकती है। कुछ चुनौतियां भी हैं। सबसे पहला और बड़ा चुनौती जो है वो है रोजगार का खतरा। भारत में तो नहीं दिख रहा अभी आपको, क्योंकि भारत में अनस्किल्ड लोगों के रोज़गार नहीं जा रहे हैं। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में तो बहुत बड़े स्तर की तबाही है। 15-15 साल से जो लोग काम कर रहे थे उनको भी हटा दे रही है कंपनियां। टीसीएस ने कईयों को हटाए हैं, सारी कंपनियां ये काम कर रही है। लेकिन यूएस में हो क्या रहा है, यूएस में बहुत बड़े स्तर के प्रदर्शन हुए वहाँ पर कि ट्रक ड्राइवर जो हैं उनके कार्य जा रहे हैं, क्योंकि ट्रक ड्राइविंग का काम अब एआई को दे दिया गया है। फिल्म उद्योग जो है हॉलीवुड, वहाँ पर एडिटिंग, कैमरामैन, इन सब के भी काम जा रहे हैं, स्टंटमैन इत्यादि, क्योंकि सारे सीन जो हैं वो एआई की मदद से बना लिए जाते हैं। इसके अलावा वहाँ के होटल इंडस्ट्री, वहाँ का कैफ़े, वहाँ का रेस्टोरेंट, ये जो है यह बहुत ज़्यादा जॉब वहाँ पर प्रोवाइड करवाता है। स्टूडेंट्स को भी प्रोवाइड करवाता है जॉब, किस प्रकार के पार्ट टाइम जॉब जो होते हैं उस प्रकार के। अब वो भी जा रहा है क्योंकि बर्गर जो है वो रोबोट खड़ा होकर के आपके हाथों में दे रहा है, पॉपकॉर्न आपको रोबो पकड़ा रहा है। तो इसके कारण से वहाँ पर अक्टूबर महीने को अब तक के यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के इतिहास में जॉब के दृष्टिकोण से सबसे खराब महीना माना गया, क्योंकि बहुत कम जॉब क्रिएट हुए, उल्टा जॉब चले ही गए लोगों को। ऐसे लोग जो बहुत बढ़िया कमा रहे थे वो कुछ नहीं कमा पा रहे हैं। सुरक्षा खतरा, हैकिंग या गलत निर्णय से नुकसान हो सकता है। नियंत्रण की समस्या, अगर एआई मानव नियंत्रण से बाहर हो जाए तो नैतिक प्रश्न, किसी की जान का निर्णय मशीन कैसे लेगी,
अब एक कार है, उसके सामने एक बकरी आ जाए और एक कुत्ता आ जाए, अब कैसे सोचेगी कि भाई किसको उड़ाना है, किसको बचाना है। ये जो इथिकल प्रश्न होते हैं, इथिक्स से जुड़े हुए, इस पर निर्णय कैसे लेगी। डेटा गोपनीयता का भी खतरा है, पर्सनल डेटा लीकेज का खतरा है। क्या पता एआई ही हमारे डेटा का मिसयूज करने लग जाए अपने आप ही, तब हम क्या करेंगे। भारत और ऑटोनमस एआई, भारत में नीति आयोग नेशनल एआई स्ट्रेटजी प्लान चला रहा है, डिजिटल इंडिया मिशन भी है, एआई इन डिफेंस स्कीम भी चलाई जा रही है भारत सरकार के द्वारा, और एआई एग्रीकल्चर और हेल्थ जो सेक्टर है उसके लिए भी भारत सरकार का एआई मिशन संचालित किया जा रहा है। ऑटोनोमस एआई से किसी प्रकार का सवाल पूछा जाएगा तो आप आसानी से उसको कर लेंगे, खासतौर से मेंस एग्जामिनेशन में कोई भी सवाल पूछेगा तो कर लेंगे। प्रीलिम में इससे सवाल नहीं पूछेगा, ज़्यादा से ज़्यादा पूछेगा कि ऑटोनोमस एआई क्या होते हैं, इसके बारे में बताएं, तो सबसे सटीक डेफिनेशन आपको शायद चुनना पड़ जाए, प्रीलिम में यही पूछेगा, उसके अलावा तो नहीं पूछेगा इससे। नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग चलते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण सा टॉपिक है, इसके भविष्य वगैरह को छोड़िए, आगे आ जाइए। बिफोर सुप्रीम कोर्ट स्टेप्ड इन, मिनिस्ट्री वॉज टोल्ड टू लेट लॉ कमीशन डिसाइड फ्यूचर ऑफ ग्रीन कमेटी। एक कमेटी है जो बहुत पावरफुल कमेटी है, सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी इसको कहा जाता है, सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी इसको कहा जाता है, जो पर्यावरण से जुड़े हुए चीज़ों पर बहुत अच्छा खासा पावर रखती है, और कई सारे इसके निर्णय ऐसे हैं जो गेम चेंजर साबित हुए हैं। देखिए, पहले इसके न्यूज़ के बारे में शॉर्ट में हम लोग समझते हैं, उसके बाद से इस कमेटी के बारे में डिटेल में देखिए। न्यूज़ क्या है कि 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने जंगल और पर्यावरण बचाने के लिए सीईसी बनाई। इसको चीफ इलेक्शन कमीशन ना बोलें, यह क्या है, सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी है। 2023 में मोदी सरकार ने इसे अस्थाई बना दिया। भाई सरकार इमोशनल हो गई कि इसको अस्थाई बना देते हैं, थोड़ा सा नाम होगा कि सरकार पर्यावरण को लेकर बहुत सीरियस है। लेकिन बाद में लगा कि अब बहुत ताकतवर हो गई है, प्रोजेक्ट रुकवाती है, अब इसके कारण से और समस्याएं पैदा होने लग गई। सीईसी ने कई सारे प्रोजेक्ट्स को होल्ड कर दिया। अब सरकार को लगा कि डेवलपमेंट हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि सारे जो बड़े प्रोजेक्ट हैं उसमें कुछ ना कुछ पर्यावरण का तो नुकसान होता ही है। अब उसके कारण से बहुत सारे प्रोजेक्ट रोक दिए गए, तो उसको लगा कि भस्मासुर हो गया, जिसको आशीर्वाद दिया वही पीछे पड़ गया है। माइनिंग निर्माण में रुकावट डालती है, इसलिए सरकार चुपके से सीईसी को ख़त्म करने या कमज़ोर करने की तैयारी कर रही थी, कि फैसला लॉ कमीशन से करवाना चाह रही थी। लॉ कमीशन ये रिकमेंड कर दे कि सीईसी जैसे बॉडीज़ की कुछ खास आवश्यकता है नहीं जब एनजीटी है तो। लेकिन ठीक उसी समय सुप्रीम कोर्ट ने 19 नवंबर को बहुत सख्त आदेश दे दिया कि सीईसी के बिना तो हम खुद नहीं कुछ कर सकते, क्योंकि कई सारे मामलों में सुप्रीम कोर्ट को भी ये मदद करती है। सुप्रीम कोर्ट ने ही इसको बनाया था। इसके बाद सरकार डर गई, अपना प्लान वापस ले लिया है। सीईसी पहले से ज़्यादा मजबूत हो गई है और वह काम भी कर रही है। सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी क्या है, किस प्रकार से काम करती है, कब बनाया गया, इसको क्या बनाया गया और किस उद्देश्य से बनाया गया था, उन सभी चीज़ों को हम लोग देखते हैं। बना था 17 मई 2002 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश से। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से एक संस्था का निर्माण हुआ जिसको सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी कहा जाता। और ये जो केस था TN गोदावरम तिरुमुलपाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1995 से चल रहा वन संरक्षण का ऐतिहासिक केस, जिसे फॉरेस्ट केस कहा जाता है, इसी के तहत में इसको बनाया गया था। शुरुआत में अस्थायी था, एडहॉक कमेटी थी, लेकिन 19 सितंबर 2023 को पर्यावरण मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर इसे अस्थायी और कानूनी दर्जा दे दिया। 2023 में सरकार ने इसको बोला कि इस कमेटी को हम अस्थायी करने जा रहे हैं और इसको स्टैट्यूटरी का दर्जा भी देंगे, हम कानूनी का दर्जा भी दे देंगे। अब यहाँ तक तो सब कुछ सही था, लेकिन फिर सरकार को कई सारे प्रोजेक्ट को इसने होल्ड कर दिया और रिव्यू करने शुरू कर दिए कि पर्यावरण का नुकसान हो रहा है। सीईसी का काम और ताकत, सुप्रीम कोर्ट ने सीईसी को जो अधिकार दिए हैं वे किसी भी मंत्रालय या राज्य सरकार से कहीं अधिक मिलते हैं। पूरे देश में वन भूमि की गैर कानूनी उपयोग की जांच कर सकता है, अवैध खनन, अवैध निर्माण, पेड़ कटाई पर रोक लगा सकता है, प्रोजेक्ट को मंजूरी देने से पहले साइट विजिट या रिपोर्ट बना सकता है, कोर्ट के सामने अपनी स्वतंत्र रिपोर्ट पेश करना, सरकार की रिपोर्ट को भी खारिज कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन न करने वालों पर सजा की सिफारिश कर सकती है, नेट प्रेजेंट वैल्यू NPV वसूलना, अगर वन भूमि डाइवर्ट करनी पड़ी तो उसकी भरपाई के लिए करोड़ों रुपए भी ये वसूल सकती है। इतने सारे इसको अधिकार दिए गए हैं। संरचना क्या था इसका? चेयरपर्सन आमतौर पर रिटायर्ड IAS या पर्यावरण विशेषज्ञ जो होते हैं वही इसके चेयरपर्सन होते हैं। इसको याद रखिएगा, यह आपसे प्रीलिम एग्जाम में पूछा जा सकता है। 5 से 6 नॉमिनी में NGO, रिटायर्ड जज, वन विशेषज्ञ, वैज्ञानिक आदि जो होते हैं वो सब के सब शामिल होते हैं, ये भी याद रख सकते हैं।
2025 तक अभी नाम नहीं बदला गया, पिछले कई मतलब 2023 में उनको बनाया गया था, 2023 बनाया गया था। सिद्धांत दास नाम है उनका, सिद्धांत दास नाम है उनका, ओके, सिद्धांत दास नाम है उनका। 2023 में उनको अपॉइंटमेंट किया गया था, जब परमानेंट सरकार ने इसको बॉडी बनाया तभी किया गया था। विवाद शुरू हो गया था इसके बाद, अभी तो ठीक है। 2011-2014 में गोवा में सारी आयरन और माइनिंग पूरी तरह से बंद करवाई गई। 2006 से 2010 उड़ीसा झारखंड में अवैध माइनिंग पर भारी पेनल्टी लगाई गई इसके द्वारा। कुछ कार्य इसको मशहूर जो हुए हैं, अरावली हरियाणा राजस्थान में हजारों एकड़ पर अवैध कॉलोनियाँ और फार्म हाउस तोड़वाए गए इसके द्वारा। सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान में सभी माइनिंग बंद करवाई गई थी। फिलहाल वहाँ पर माइनिंग शुरू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका पड़ी हुई है। यमुना फ्लड पेन ताज़ा ट्रेपोजियम जोन में सख्त नियम कानून लागू किए गए। केदारनाथ आपदा 2013 के बाद उत्तराखंड में अवैध हाइडल प्रोजेक्ट कई सारे इसने रोक लगा दिए थे। सीसी और सरकार के बीच में कई सारे जगहों पर टकराव हुआ है, जिसमें सरकार बोलती कि हम काम ही कैसे करेंगे, आप सारा माइनिंग सारा काम अगर रोकते रहोगे पर्यावरण के नाम पर तो हम काम कैसे करेंगे। ताज़ा विवाद मैंने आपको सारा का सारा समझा दिया है, जो आपको समझ में भी आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है साइक्लोन दितवाह कहा जाता है इसको, जिसके बारे में बेसिक जानकारी केवल लेंगे क्योंकि प्रीलिम एग्जाम में यही केवल पूछा जाएगा। बाकी साइक्लोन तो मैं 10 बार पढ़ा चुका हूँ। नाम दितवाह कहा जा रहा है, यह ईरान ने नाम दिया है, ईरान ने नाम दिया है, ये भी ध्यान रखेंगे। 9 देशों के रोटेशनल सिस्टम ने इस बार ईरान की बारी थी और ईरान ने ये नाम इस साइक्लोन को दिया है। 26 नवंबर 2025 की सुबह के आसपास में देखा गया कि ये जो है बंगाल की खाड़ी के इलाके में फॉर्म हो रही बन रही है। दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में श्रीलंका के पास में लो प्रेशर डिप्रेशन डीप डिप्रेशन चक्रवात बनना शुरू हो गया है। इसका लैंडफॉल जो है कल परसों में तमिलनाडु और भारत के पूर्वी कोस्टल इलाके पुदुचेरी तमिलनाडु में हो सकता है। इसको बस छोटा सा पीटी फैक्ट के तौर पर ध्यान रखें। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक कि कर्नाटक और छत्तीसगढ़ जो है यहाँ पर पहला डॉपलर वेदर रडार लगाया जा रहा है कर्नाटक और छत्तीसगढ़ में। ध्यानपूर्वक देखिए दोनों राज्यों को। यहाँ पर कर्नाटक है यानी कि वेस्ट कोस्ट और यहाँ पर छत्तीसगढ़ है, ठीक है, यानी कि ईस्ट कोस्ट। इन दोनों जगहों पर लगाया जा रहा है ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट के लिए डॉपलर रडार। डॉपलर रडार को समझेंगे। इसमें प्रोजेक्ट मौसम की बात की गई है, मौसम परियोजना की बात की गई है, उसको भी समझेंगे। कौन कौन से विभागों से भारत सरकार के शामिल हैं, उसके बारे में मेंस में क्या पूछा जा सकता है। फिलहाल आप लोग देखिए कि डॉपलर मौसम रडार क्या होता है और डॉपलर रडार कहाँ किसको जाता है और क्यों लगाया जाता है, वो समझने का प्रयास करते हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह केंद्रीय मंत्री स्वतंत्र प्रभाव विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री जो हैं उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, वर्चुअल तरीके से किया गया। 2 नए सी बैंड डॉपलर वेदर रडार समझेंगे इसको, एक कर्नाटक में और एक छत्तीसगढ़ में मौसम भवन पर सोलर पावर सिस्टम के साथ में इसको शुरुआत किया गया है। यह IMD के 150वें वर्षगांठ समारोह जनवरी 2025 के दौरान मोदी जी द्वारा घोषित मिशन मौसम का हिस्सा है। मिशन मौसम मैंने जनवरी महीने में आपको पढ़ाया था, पिछले साल ही 2025 में ही, अभी तो 2025 ही चल रहा है, इसी साल के जनवरी में फिर से आज मैं आपको ये पढ़ाऊँगा। इसमें बहुत बड़े स्तर के महत्वाकांक्षी परियोजना बनाई गई जिसका नाम है मिशन मौसम, जिसके तहत में भारत में वेदर प्रेडिक्शन को और भी ज़्यादा सटीक बनाना है। और डॉपलर रडार उसमें कैसे मदद करेगा वो अभी हम लोग क्लियर कर लेंगे, समझ में आ जाएगा आपको। IMD के ऑफिस शक्ति नगर मंगलुरु में, मंगलुरु जो है यह तट के समीप में है। कर्नाटक का पहला सी बैंड रडार है ये, ठीक है। अरब सागर के किनारे कर्नाटक, गोवा, दक्षिण कोंकण, महाराष्ट्र और उत्तरी लक्षद्वीप के इलाकों को यह कवर करेगा और इतने बड़े इलाकों में यह मौसम की सटीक जानकारी क्या होती है वो भी अभी मैं समझाऊंगा आपको। कर्नाटक, केरल, गोवा और दक्षिण महाराष्ट्र के भूमि क्षेत्र को कवर करेगा, जो कि काफ़ी बड़ा इलाका है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये कैश क्रॉप का इलाका है। यहाँ पर कई सारे मसालों की और अनेक तरह की खेती की जाती है, जिसके लिए मौसम का सटीक अनुमान होना बहुत आवश्यक होता है। उससे क्या होगा, हम उसमें प्रबंधन सही से कर पाएंगे। छत्तीसगढ़ में जो लगाया गया है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर, छत्तीसगढ़ का पहला रडार। कवरेज क्षेत्र इसका छत्तीसगढ़ का पूरा इलाका, उड़ीसा, पूर्वी मध्य प्रदेश, दक्षिण पश्चिम झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी हिस्से को यह कवर कर सकता है। इतने बड़े एरिया को यह कवर करेगा। ये जो पूरा इलाका है इस पूरे को यह कवर कर, और इसमें छत्तीसगढ़ तो है ही, तो ये पूरा इलाका इसका कवरेज एरिया होगा,
ठीक है। डॉपलर मौसम रडार क्या होता है? डॉपलर प्रभाव कहाँ पर पढ़ा है आपने? साउंड में पढ़ा है हमने। साउंड में क्यों पढ़ते हैं हम लोग, और क्या है तो क्या कहाँ पर लागू होता है डॉपलर? तो जहाँ पर भी सोर्स जिससे साउंड निकल रही है या सोर्स जो है वो मूविंग कंडीशन में है, वहाँ पर डॉपलर प्रभाव लागू होता है। जैसे आप एक सड़क पर खड़े हैं, मैं समझाता हूँ, समझ जाएंगे आप। ये सड़क है, ठीक है, आप यहाँ पर खड़े हो रखे हैं। एक एम्बुलेंस जो है वो इधर से आती है और इधर चलती चली जाएगी। तो जब वो आ रही होगी आपकी तरफ में तो आपको अधिक साउंड सुनाई देगा, और जैसे ही आपसे आगे बढ़ेगी आपके साउंड धीमे 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 कम होने लग जाएंगे, कम सुनाई देंगे। इसको डॉपलर प्रभाव कहा जाता है। बहुत ही ज़्यादा साइंटिफिक तरीके से महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसका एप्लीकेशन बहुत विस्तारित है। रडार बनाने से लेकर के, मौसम रडार से लेकर के युद्ध के मैदानों के लिए रडार, सभी जगहों पर इसका उपयोग किया जाता है। मूविंग ऑब्जेक्ट जहाँ पर भी होगा वहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। रडार का बेसिक सिद्धांत सामान्य रडार में क्या होता है? रडार डिटेक्शन एंड रेंजिंग। यह एक रेडियो तरंग माइक्रोवेव को छोड़ता है। जैसे एक रडार है जो घूम रहा है, एक माइक्रोवेव को छोड़ेगा। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट से टकरा करके फिर उसके पास वापस आता है। तो इसे तय करता है कि ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है, क्या उसका आकार है, ये सब कुछ यह गेस करने का प्रयास करता है। जब ये तरंगें किसी चीज़, बारिश की बूंद, ओला, बर्फ़ का कण, धूल, पक्षी आदि से टकराती हैं, वापस लौट कर आती हैं। हालांकि इनकी सटीकता तय किया जाता है अलग अलग तकनीकों के आधार पर, वो भी देखेंगे हम लोग। लौटने में जितना समय लगेगा उससे दूरी पता चल जाती है। कितनी ताकत से वापस आती उससे पता चलता है कि वहाँ कितने बारिश, ओले इत्यादि वहाँ पर मौजूद हैं, इससे हमें ये पता चल जाता है। डॉपलर रडार इसमें क्या एक्स्ट्रा करता है? सामान्य रडार सिर्फ कहाँ और कितना है ये बताता है। सामान्य रडार ने बताया कि यहाँ पर कोई वस्तु है और कितना बड़ा है, बस यही बता देगा आपको। डॉपलर रडार इसके अलावा यह भी बताता है कि चीज़ें किस दिशा में, कितनी तेज़ी से हमारी ओर या हमसे दूर जा रही है, इसलिए इसको एडवांस रडार माना जाता है। यह डॉपलर इफेक्ट से पता चलता है। जैसे एम्बुलेंस का सायरन वाला भी मैंने आपको उदाहरण दिया है। इससे पता चलता है कि हवा किस दिशा में बह रही है, हवा की स्पीड कितनी है, बादल के अंदर घूमती हुई हवा है या नहीं, यानी कि बवंडर बन सकता है, टोर्नेडो बन सकता है या नहीं बन सकता है, वो सब कुछ इसी सटीकता से हमें पता चलता है। बारिश की बूंदें ऊपर जा रही हैं या नीचे की तरफ में आ रही हैं, ये हमें पता चलता है। भारत में इस्तेमाल होने वाले मुख्य रडार जो हैं उनके प्रकार हैं एस बैंड, सी बैंड और एक्स बैंड उनको कहा। रेडियो फ्रीक्वेंसी के आधार पर इनका अलग अलग नाम दिया गया। अभी मैंने आपको बताया कि रेडियो फ्रीक्वेंसी का उपयोग किया जाता है। इसमें 2 से 4 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी होती है, उसको एस बैंड कहते हैं। इसका रेंज 400 से 500 किलोमीटर का होता है, काफ़ी विस्तारित होता है, बहुत दूर तक जाता है। बारिश में कम कमज़ोर होता है, यह बारिश का कोई खास इम्पैक्ट इस पर नहीं पड़ता है। 235 से ज़्यादा एस बैंड रडार लगाए गए हैं। सी बैंड है 4 से 8 गीगाहर्ट्ज़ का होता है, 250 से 300 किलोमीटर की ही रेंज होती है, ज़्यादा डिटेल देता है, छोटी छोटी बूंदें भी पकड़ लेता है ये। इसका रेंज कम हो गया, लेकिन यहाँ पर देखिए सी बैंड का क्या हो गया, रेंज कम हो गया, लेकिन सटीकता बढ़ गई यहाँ पर। एक्स बैंड है 8 से 12 गीगाहर्ट्ज़ का ही होता है, 100-150 किलोमीटर ही इसकी रेंज होती है, लेकिन बहुत हाई रेजोल्यूशन, लेकिन बारिश में जल्दी कमज़ोर हो जाता है। कुछ मोबाइल रडार इसके उपयोग किए जाते हैं, मतलब घूमने वाले रडार उपयोग किए जाते हैं कई बार मौसम की सटीक जानकारी के लिए। नए वाले मैंगलोर और रायपुर के रडार जो हैं वो सी बैंड डुअल पोलराइज सबसे एडवांस रडार में से एक माने जाते हैं। इनमें से एक को लगाया गया है। एस रडार भी लगाया जा रहा है। तो सी बैंड इसीलिए लगाया जा रहा है ताकि सटीकता ज़्यादा हो वहाँ पर। और सबसे एडवांस डुअल पोलराइज का क्या मतलब है? डुअल पोलराइज का मतलब होता है पुराने रडार सिर्फ हॉरिजॉन्टल तरंगें भेजती थी, जबकि डुअल पोलराइज जो है हॉरिजॉन्टल के साथ साथ वर्टिकल तरंगें भी भेजेंगी, जिससे हमें और भी सटीकता से अंदाज़ा चल पाएगा। फ़ायदा क्या होगा? बारिश की बूंदें गोल हैं या चपटी, ओस बड़ा है या छोटा, ओस या ओला बड़ा है या छोटा, ये पता चल जाएगा। अलग अलग तरीके से रिफ्लेक्ट करती है, इससे पता चलता है कि बारिश हो रही है या ओले गिर रहे हैं। बर्फ़, धूल, कीड़े, पक्षी, बारिश सबको अलग अलग यह डिटेक्ट कर सकता है। सटीकता बहुत ज़्यादा होती है। ओलावृष्टि की पहले से चेतावनी दे सकता है, जो किसानों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि भाई ओलावृष्टि होने वाली है, उससे पहले ही आपको चेतावनी मिल जाए। डॉपलर रडार से क्या क्या पता चलता है? बारिश कहाँ शुरू हो रही है और कहाँ जा रही है। क्यों डॉपलर रडार का उपयोग किया जाता है? बारिश की तीव्रता हल्की, मध्यम, भारी और अति भारी, इस प्रकार से डिवाइड करके जो आपको पता चलता है कि अति तेज़ बारिश होने वाली है, कम होने वाली है, तो वो इसी के कारण से पता चलता है।
हवा की दिशा और स्पीड पता चलेगा, बादल के अंदर रोटेशन है या नहीं, ये ओले गिर रहे हैं या सिर्फ पानी, चक्रवात मतलब आ रही है चक्रवात या फिर ऊपर की तरफ जा रही है, ये सब कुछ इससे पता चल जाता है। आम आदमी की भाषा में अगर हम लोग समझें तो आम रडार जो होता है वो आपको बताएगी कि आज बारिश होगी, लेकिन डॉपलर रडार के माध्यम से ये आपको पता चलता है कि शाम के 4:30 से 6 बजे तक आपके मोहल्ले में 50 मिलीमीटर तक की वर्षा हो सकती है। हवा कितनी तेज़ चलेगी, इस हिसाब से यह आम लोगों के लिए और भी ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा डॉपलर रडार, हर चीज़ इसका समझ में आ गया होगा। एल बैंड, एस बैंड, सी बैंड, एक्स बैंड, हर तीनों बैंड को बताया है। रेंज किस में ज़्यादा होता है, किस में रेंज मध्यम तक होती है, क्या इसकी सटीकता होती है, हर चीज़ आपके दिमाग में बैठ गया होगा। ठीक है, अब ये जो सारा कुछ हो रहा है वो मिशन मौसम के तहत में हो रहा है। यही अगर नहीं पता होगा तो कैसे करेंगे, और सवाल आपसे यही पूछा जा सकता है क्योंकि अभी हाल ही में हुआ क्या है, अब भारत में बहुत ज़्यादा वर्षा देखी गई है इस बार के मानसून के सीज़न में, और उसके साथ में ही क्या हुआ है कि थाईलैंड एक देश है जो चर्चा में है, थाईलैंड, वहाँ पर 300 वर्षों में ऐसी वर्षा कभी नहीं देखी गई थी। ज़रा इमेजिन कीजिए, 300 वर्षों में ऐसी वर्षा कभी नहीं देखी गई थी, इतनी बारिश हुई है, बहुत सारे लोगों की मृत्यु भी हो गई है। तो इस प्रकार से वेदर और उससे जुड़े हुए एक्सट्रीम जो घटनाएं हैं वो चर्चा में है। तो आपसे मौसम मिशन के बारे में पूछा जा सकता है। मिशन मौसम भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जो देश को मौसम तैयार और जलवायु बुद्धिमान राष्ट्र बनाने के लक्ष्य रखती है। यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत में चल रही है। मुख्य रूप से भारत मौसम विभाग, IMD और IITM पुणे, इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे, मध्यम दूरी मौसम पूर्वानुमान केंद्र, नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फॉरकास्टिंग द्वारा लागू की जा रही है। ये इतने सारे विभाग अलग अलग इसमें शामिल हैं, इसे भी आप याद रखें। लॉन्च और पृष्ठभूमि क्या है, सितंबर 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इसको मंजूरी दिया गया और 14 जनवरी 2025 को मोदी जी द्वारा औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया था, जो IMD के 150वें स्थापना दिवस के अवसर पर उन्होंने मिशन मौसम की शुरुआत की थी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। लॉन्च के दौरान PM मोदी ने IMD को भारत के वैज्ञानिक यात्रा का प्रतीक भी बताया था, और इसके कारण से मिशन मौसम के तहत में अब कई सारे जगहों पर वेदर प्रेडिक्शन को और भी ज़्यादा सटीक बनाया जा रहा है और ह्यूमन सेंट्रिक और भी ज़्यादा हम इसको बना रहे हैं। जैसे अभी मैंने बताया डॉपलर रडार लग जाने से क्या बेनिफिट हो सकता है। अभी तक आपके फ़ोन पर जो आ रहा था अपडेट कि आपके इलाकों में 2 घंटों में वर्षा देखी जा सकती है, वो इसी प्रकार के रडार से इंटरनेट के कई सारे ऐप जुड़े होते हैं जो आपको इन्फॉर्म कर रहे होते हैं। साथ ही IMD विजन 2047 दस्तावेज भी जारी किया गया था जो मौसम लचीलापन, वेदर रेजिलियंस और जलवायु अनुकूल रोड मैप है। IMD जो 1875 में स्थापित हुई थी ने पिछले 150 वर्षों में करोड़ों भारतीयों की जान बचाई है, सेवा की है। मुख्य उद्देश्य क्या रखा गया इसके तहत, अवलोकन, ऑब्जर्वेशन, मॉडलिंग, फॉरकास्टिंग और उसके बाद से प्रसार, जिसको कहा कि इन 4 प्रकार से मिशन मौसम जो है वो फोकस करेगा। पहले ऑब्जर्व करेगा, मॉडलिंग है, पूर्वानुमान है, प्रसार है, इस प्रकार से काम करेगा। मौसम पूर्वानुमान की सटीकता को 90% से ऊपर ले जाना, खास करके एक्सट्रीम वेदर कंडीशन जैसे हीट वेव या कोल्ड वेव अभी चलेगा उसके बारे में। कृषि क्षेत्र में किसानों को जिला स्तरीय पूर्वानुमान देना कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के स्तर तक भी हम सटीकता से अनुमान लगा सकें कि किस डिस्ट्रिक्ट में, किस एरिया में कब बारिश और ओला गिरने वाली है। आपदा प्रबंधन में मदद मिलेगा, NDRF को हम पहले से ही चेतावनी दे सकते हैं। शहरी योजना, परिवहन और पर्यावरण निगरानी में डेटा संचालित फैसले लेना कि किस प्रकार की चीज़ें आगे हो सकती है, जैसे एयरवेज जो चलती हैं, फ्लाइट जो चलती है, उनको बहुत अच्छे तरीके से पहले से ही पूर्वानुमान दे देना। वैश्विक सहयोग बढ़ाना, क्योंकि भारत प्राकृतिक आपदाओं में अन्य देशों की मदद करता है और पर्यावरण और वेदर कंडीशन ऐसे होते हैं जिसमें एक देश जो है वो अकेले ही सब कुछ नहीं कर सकता है। 2 चरणों में लागू किया जाएगा। 2025-26 में चरण 1 बुनियादी ढांचे का विस्तार, जिसके तहत अभी मैंने आपको डॉपलर रडार के बारे में बताया, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना। दूसरा चरण जो है 26-31, इसके तहत अनुसंधान और एकीकरण किया जाएगा। कुल बजट जो है 2 वर्षों के लिए 2000 करोड़ है। IMD अवलोकन और सेवाओं पर फोकस करेगा, IITM अनुसंधान पर फोकस करेगा, जबकि NCMRWF मॉडलिंग और पूर्वानुमान पर फोकस करेगा। 3 संस्थान हैं, तीनों 3 चीज़ों पर फोकस करेंगे। 2025 में IMD की 150वीं वर्षगांठ समारोह के दौरान कई कार्यशालाएं और अलग अलग चीज़ें आयोजित की गई हैं।
मिशन मौसम में कई कटिंग एज तकनीकों पर आधारित है, जिसमें से रडार नेटवर्क का विस्तार है सबसे पहला। क्लाउड चैम्बर, पुणे के IIT में एक उन्नत क्लाउड चैम्बर बनाया जाएगा जो क्या करेगा, ऐसा सिस्टम जो कई देशों में अभी भी नहीं बना है वैसा सिस्टम हमारे यहाँ पर बनेगा, जिसके प्रयोग से मौसम प्रबंधन में हमें मदद मिलेगा। अवतरण नेटवर्क, अधिक ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस बनाए जाएंगे जो ऑटोमेटेड होंगे, अपने आप ही जानकारी को एनालाइज करके लोगों को अवेयर कर सकते हैं। डेटा एकीकरण करेंगे हम। और क्षेत्रीय लाभ, तटीय इलाकों में चक्रवात ट्रैकिंग, पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी और पूर्वानुमान लगाना, और मैदानी भागों में वर्षा का अनुमान लगाना। तो ये सब के सब इसी के तहत में किए जाएंगे। मिशन मौसम जो है 2012 का मिशन मौसम मानसून का विस्तार है। ये आपको सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट मिला है, इसको याद रखिएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जा सकता है कि 2012 में कौन सी योजना शुरू की गई थी जिसके विस्तार के तौर पर मिशन मौसम को शुरू किया गया है। तो मिशन मानसून था जिसका विस्तार किया जा रहा है। पूरा टॉपिक मैंने आपको समझाया है, आपको समझ में भी आया होगा, कुछ भी ऐसा नहीं था जिसमें आपको दिक्कत आए। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।